हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन और आप देख रहे हैं नीट पॉइंट। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th का मोशन इन वन डायमेंशन डिस्कस करूंगा। आज मैं इस चैप्टर में बताऊंगा कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, कहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं क्लास 11th वाले बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज हो जाएगा। और अगर आपने थोड़ा एक बार चैप्टर पढ़ा हुआ है आपका, तो इस वीडियो को देखिएगा तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है इस चैप्टर को पहले पूरा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मेरी इस वीडियो को देखना। क्लास 11th वाले बच्चों को मैं कह रहा हूँ, और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले ही ये चैप्टर पढ़ लिया है, तो वो इस वीडियो को देखकर जो है बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। तो मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि कोई सा भी मोशन हो, लेकिन वो होना चाहिए एक्स या वाई डायरेक्शन में। जैसे अपनी ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, और ये जो है अपना एक्स डायरेक्शन है। तो अभी एक्स, ये हो गया वाई, नहीं ये हो गया जेड, और ये हो गया वाई। तो मोशन इन वन डायमेंशन क्या कि मतलब मोशन अगर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो, या सिर्फ वाई डायरेक्शन में, या सिर्फ जेड डायरेक्शन में हो, तो उसे हम मोशन इन वन डायमेंशन बोलेंगे। अभी मैं नीट वाले बच्चों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ से ही सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के अंदर ग्राफ से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उन्हें क्या चाहिए इस चैप्टर से कि आपका बेसिक मैथ्स कैसा है, वो आपको मतलब वो चाहते हैं कि आपका बेसिक मैथ्स टेस्ट करें। इसीलिए वो इस चैप्टर में से आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। जैसे 1 से 2 क्वेश्चन आपको देंगे, तो आपको डिस्टेंस के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिफरेंस पूछ सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो पहली बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि जो उसकी CGS यूनिट है वो है m0L/T⁻0, ठीक है। और SI यूनिट सेंटीमीटर है। सेम इसी की भी रहेगी, डिस्प्लेसमेंट की भी। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है कि जो डिस्टेंस रहता है वो कैसे भी करके जा सकता है। डिस्टेंस मतलब सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो मतलब सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए किसी भी 2 पॉइंट के बीच का। अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे यहाँ से मेरे घर से बाज़ार जाना है और फिर बाज़ार से कोचिंग जाना है, तो जाने के 2 रास्ते हो सकते हैं। एक तो शॉर्टकट हो सकता है और एक लॉन्ग कट हो सकता है। तो जो शॉर्टकट है हम उसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। उसमें क्या रहेगा कि हम कोई सी मतलब गली उनसे होते हुए निकल रहे हैं, तो उसे हम शॉर्टकट बोलेंगे क्योंकि वो रास्ता पास में पड़ रहा है, छोटा है वो रास्ता। और जाना वही अपने को मतलब कोचिंग या स्कूल ही जाना है अपने को, लेकिन रास्ता अपने को छोटा पड़ा है, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस के इक्वल या उससे कम रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपके टेस्ट सीरीज में, क्वेश्चन आता है इस पे से। और डिस्टेंस कैन नेवर भी ज़ीरो और डिस्प्लेसमेंट में भी ज़ीरो, मतलब डिस्टेंस जो है ज़ीरो कभी नहीं हो सकता है। अगर वो मुड़ के भी वापस से वही जगह आ गया तो डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। जैसे ये एक पॉइंट है। अभी समझ लो एक लड़का है राहुल चला यहाँ से क्लॉकवाइज और चलते चलते ऐसे ऐसे करके वापस यहीं आ गया। तो ये राहुल ने डिस्टेंस जितनी कवर करी उसको हम बोलेंगे 50 मीटर्स। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट यहीं जगह पे अपन देखेंगे तो राहुल ने यहाँ से चल के ना वापस यहीं पे आया वो, तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है लेकिन डिस्टेंस उसका 50 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब वही होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके 2 पॉइंट के बीच में होना चाहिए, या तो वो आपका जो गोल है और जो आप स्टार्टिंग पॉइंट है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट और आपके गोल के बीच में कितना मतलब डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा घूम के जाऊँगा तो ये मेरी डिस्टेंस हो गई। और यहीं से अगर मैं ऐसे शॉर्टकट ले लिया तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। द पार्टिकल मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू
द डिस्टेंस। ये तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, अगर पार्टिकल कोई ऐसा जा रहा है सीधा, तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही रहेगा और उन दोनों की स्पीड भी सेम ही रहेगी एक तरीके से। डिस्टेंस जो है वो हम ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट और बी पॉइंट से सी पॉइंट पे वो जा गया था, ठीक है, और फिर सी से वापस ए पे गया था वो, तो डिस्टेंस कितनी हुई, ए से बी तक जाने के लिए जो डिस्टेंस हुई वो, फिर बी से सी तक जाने के लिए जो डिस्टेंस हुई उसको ऐड कर दिया, फिर सी से वापस वो ए पे गया तो कितनी डिस्टेंस हुई वो हमने ऐड कर दिया। लेकिन वही जगह पे हम डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो x2 मतलब जो रहेगा, जैसे इसको हमने x2 मान लिया है और यहाँ से a से c तक जाने के लिए x1 मान लिया है और c से a तक आने के लिए हमने x2 मान लिया है, तो वैसा हम x2 माइनस x1 करके इसकी जो है डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम स्पीड पर। आज हमारे दो टॉपिक रहेंगे, एक तो स्पीड रहेगा और एक आपको मैं वेलोसिटी के ऊपर बताऊंगा। हो, स्पीड के ऊपर ही पहले तो बताऊंगा, स्पीड और ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो स्पीड में भी दो तरीके की स्पीड होती है, एक तो एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड है। और स्पीड के ऐसा यूनिट क्या रहती है, मीटर सेकंड इनवर्स, या मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं हम उसको। और CGS यूनिट क्या होती है, m0 L T⁻⁻1। m का मतलब क्या होता है, मीटर, तो इसलिए यहाँ पे l का मतलब क्या हुआ, लेंथ, तो CGS यूनिट m का l हो जाएगा। और सेकंड किस में आता है, टाइम में आता है, तो टाइम का इन्वर्स हो गया। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होगी। अगर जैसे समझ लो कि यहाँ से एक कार चल रही है, कार पहले उसने 100 मीटर पर सेकंड अपन ने उसको दी स्पीड, है ना, 100 मीटर पर सेकंड कार चल रही है इतनी स्पीड से, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से। लेकिन फिर जब उसने ब्रेक लगाया तो उसकी स्पीड कम हो गई, उसकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड। लेकिन उसकी स्पीड कम हुई, नेगेटिव में नहीं हुई ना, उसकी स्पीड ज़ीरो हो गई। समझ रहे हो। पहले हमने क्या करा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए उसने 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो दौड़ा, ये कार दौड़ी 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फिर उसने बीच में एक ब्रेक लगा दिया और ब्रेक लगाने के बाद फिर उसकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड। तो 50 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड मतलब पहले से कम हो गई। लेकिन हम उसको ऐसा नहीं कह सकते कि वो ज़ीरो हो गई या फिर ब्रेक लगाने के बाद स्पीड ही ख़त्म हो गई या नेगेटिव में हो गई स्पीड, मतलब गाड़ी नेगेटिव में हो जाएगी, नेगेटिव स्पीड हो जाएगी मतलब कि गाड़ी रिवर्स में हो रही है। लेकिन वैसा नहीं होता है। फिर स्पीड के दो टाइप रहते हैं, एक तो एवरेज स्पीड रहता है और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड रहता है। एवरेज स्पीड में एक्स का टोटल लेते हैं और डिवाइड बाई टाइम कर देते हैं। स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब होता है जितना डिस्टेंस उसने कवर करा और कितने टाइम में उसने कवर करा, ठीक है। आपको सबसे सिंपल मैंने फार्मूला याद करने की ट्रिक बताई है कि अगर आप स्पीड का फार्मूला आपको याद रखना हो तो आप उसको कैसे याद रख सकते हैं कि जो स्पीड है वो हमेशा डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा टाइम के। या हम उसको कह सकते हैं जितना उसने डिस्टेंस कवर करा है उतना टोटल डिस्टेंस और डिवाइड बाय उसका टोटल टाइम, तो ये एवरेज स्पीड हो जाएगा। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम उसको कह रहे हैं कि मुझे t=0 से हमने चालू करा और t=100 पे जाके हमने उसको ख़त्म करा। तो 0 से कि 100 टाइम 100 सेकंड, 0 से 100 सेकंड के बीच में उसने कहीं एक पॉइंट माना और उसको बोल दिया है कि उसको पूछना है कि 75 वाला सेकंड जो है t=75 सेकंड, उस पर आप बताओ कि क्या होगा स्पीड। तो आपको अगर कैलकुलेट करना हो तो आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पहले कैलकुलेट कर ले, फिर यहाँ के यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, फिर टोटल डिस्टेंस माइनस ये वाली डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस में से आप इसकी -x कर लो, फिर आपको x निकालना पड़ेगा, वो आपकी मिल जाएगी।
उसके स्पीड आ गई, फिर आपको टाइम तो पता ही है, तो वैसा करके आप स्पीड निकाल सकते हैं। एक चीज़ और याद रखनी है कि जब भी इंस्टेंटेनियस स्पीड का बोले तो जो भी हमारे पास डिस्टेंस रहेगी उसका टाइम से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। और यदि अगर टाइम की वैल्यू दी रहेगी, जैसे 2 सेकंड में क्या हुआ, 3 सेकंड में क्या हुआ, और अगर यहाँ पे डायरेक्ट मतलब कैसा है कि 2 दिया है स्पीड, वो मतलब डिस्टेंस यहाँ पे 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है डिस्टेंस, और आपको स्पीड वो टाइम दिया है 2 सेकंड 3 सेकंड, तो आप डायरेक्ट उसको वैल्यू पुट करके आप डायरेक्ट उसको काट कर वैल्यू निकाल सकते हो स्पीड की। लेकिन अगर आपको एक्स की वैल्यू टाइम के फंक्शन में दी हो, जैसे x इक्वस टू 2t+5t², ऐसा कुछ दे दिया, और फिर उन्होंने पूछा कि स्पीड क्या होगा एट t=2 सेकंड पर, तो पहले आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद फिर आपको जो t=2 सेकंड है वो t की वैल्यू आपको 2 सेकंड में आपको लगानी पड़ेगी वहाँ पर, और आपको फिर उसके बाद स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। यूज्ड फॉर नॉट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि एवरेज स्पीड कोई भी पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन जो अपना ये रहता है इंस्टेंटेनियस, उसको हम टाइम पीरियड के लिए यूज़ करते हैं। मतलब किसी भी टाइम पीरियड के ऊपर हम पूछ रहे हैं कि क्या स्पीड होगी। फिर उसके बाद हम आते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस में ये आपको याद ही रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको याद क्या रखना है कि स्पेशल केस हमेशा होगी किसके, एवरेज स्पीड के। तो इफ़ ऑल टाइम इंटरवल इज सेम, जैसे अभी मैंने यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, फिर उसके बाद फिर मैंने और थोड़ा चला, मैंने एक ही सेम टाइम पे चला मैं, जैसे यहाँ पे भी 5 सेकंड चला, यहाँ पे भी 5 सेकंड, और यहाँ पे भी 5 सेकंड। ठीक है। लेकिन हर बार जब मैंने चला तो उसकी स्पीड मैंने अलग अलग रख दी, v1 v2 v3, ये डिस्टेंस मैंने उसकी चेंज कर दी, x1 x2 x3। तो हम यहाँ पे कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे उसकी स्पीड, v एवरेज इक्वस टू x1 + x2 + x3, क्योंकि टोटल डिस्टेंस लेना है तो टोटल डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी। फिर उसके बाद टोटल टाइम वो भी ऐड होगा। फिर उसके बाद हमने x की वैल्यू अब हम क्या रखें कि v1 × t1, क्योंकि स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, आपको याद रखना होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे रख दी है। फिर उसके बाद हमने उसके बाद नीचे टाइम को प्लस कर दिया है, तो 3t हो गया, और ऊपर ये t हो गया। अब यहाँ से हम t को कॉमन ले लेंगे, तो v1 + v2 + v3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, और t यहाँ से कॉमन और यहाँ से t कॉमन, तो दोनों t से t कट जाएगी, ये तीनों t और ये एक t। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने वेलोसिटी को कॉमन ले लिया, और टाइम को कॉमन ले लिया, और वेलोसिटी को अलग रख दिया। फिर उसके बाद ये आ गया हमारा v एवरेज। तो आपको ये याद रखना है, ये वैल्यू ये कैसे याद रखना है कि जब भी टाइम इंटरवल सेम हो और आपको वेलोसिटी कुछ दे दी हो, और आपको पूछा है कि और स्पीड आप बताओ, मतलब आपको टाइम पीरियड सेम दे दिया है, 5 सेकंड में हर बार चल रहा है वो, लेकिन स्पीड उसकी अलग अलग है, तो आप डायरेक्ट उसका यही फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। जैसे 2 स्पीड दी है अपने को v1 और v2, तो आप v1 और v2 लगाओ, डिवाइड बाई 2 कर दो। 3 स्पीड दी हो तो v1 + v2 + v3 डिवाइड बाई 3। 4 स्पीड दी हो तो v1 + v2 + v3 + v4 डिवाइड बाई 4। मतलब कि आपको क्या करना है इनडायरेक्टली, मतलब आपको डायरेक्टली क्या करना है कि अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि जो भी आप प्लस कर रहे हो ऊपर, उसका डिवाइड बाई टोटल कर दो। आप जितनी वैल्यू ऊपर प्लस कर रहे हो उसका टोटल डिवाइड कर दो नीचे। जैसे मैंने यहाँ पे 3 प्लस करे 3 वैल्यू को, तो डायरेक्ट 3 कर दिया मैंने डिवाइड। 4 वैल्यू प्लस करते तो 4 डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। ऐसा 10 करते ऊपर वैल्यू v1 + v2 + v3 प्लस ऐसा डैश करके v10 तक हो जाता, तो यहाँ पे नीचे 10 कर देते हैं। और फिर अगर जब हमारा पास टाइम सेम हो तो आपकी मतलब जैसे मैंने अभी बोला ही था कि आपको 2 वैल्यू दी है, तो आप v1 + v2 डिवाइड बाई 2 आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद जो है हम ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि फॉर 4 वैल्यू के लिए मैंने अब बता दिया, और n वैल्यू के लिए ये आएगा फॉर्मूला, और इसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन।
और हार्मोनिक मीन कब आता है कि जब डिस्टेंस जो है आपको सेम दी हो। अर्थमेटिक मीन कब आएगा जब आपके पास टाइम सेम दिया हो। लेकिन हार्मोनिक मीन कब आएगा जब आपके पास डिस्टेंस सेम हो, कि मैंने यहाँ से यहाँ तक चला और फिर यहाँ से यहाँ तक चला और फिर यहाँ से यहाँ तक चला। ठीक है, तो ये एक्स मैंने दे दिया, ये भी मैंने एक्स चला और ये भी मैंने एक्स चला, लेकिन यहाँ पे मैंने v1 की स्पीड से चला, फिर यहाँ पे मैंने v3 की स्पीड चला, यहाँ पे मैंने v2 की स्पीड से चला, समझ लो ऐसा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ऐसा आएगा n/x इक्वल टू 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/xn। तो यहाँ पे x जो है ये टोटल हमारा डिस्टेंस है, और ये जो x1 है ये मतलब अपन ने पहली डिस्टेंस कितनी चली तो हमने x चली, दूसरी डिस्टेंस कितनी चली तो वो भी x चली, तीसरी कितनी चली वो भी x चली। तो ये तो हमारा डिस्टेंस के लिए मैंने बताया था हार्मोनिक मीन, लेकिन जो अभी आएगा वो आपको इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। ये जैसे मैंने अभी बताया ना कि डिस्टेंस सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है, तो आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। जब भी आपको ऐसा कुछ मिल जाए कि डिस्टेंस सेम हो तो आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। मतलब हार्मोनिक मीन कुछ ऐसा आएगा कि जितनी भी यहाँ पे गिवन वैल्यू है उसका 1/, वो वैल्यू कर देंगे हम, और यहाँ पे क्या है कि n/, उस वैल्यू का एवरेज कर देंगे हम। जैसे हम स्पीड निकाल रहे हैं तो 1/, स्पीड कर देंगे, मतलब 1/, एवरेज स्पीड, और उसके बाद इक्वल्स टू करके हम जितनी भी वैल्यू है, जितनी भी स्पीड की वैल्यू है, हम सब उसका इन्वर्स ले लेंगे। और यहाँ पे जितनी भी वैल्यू ले रहे हैं हम उसका यहाँ पे ऊपर 3 लिखेंगे। और आपको ये तो याद रखना ही है। और आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जब दो वैल्यू आती है, जब स्पीड के दो वैल्यू पूछे सेम डिस्टेंस के लिए, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना है, 2v1 प्लस v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये कैसे आया, ये भी वैसे ही आया कि यहाँ पे n की वैल्यू 2 थी, डिवाइड बाई v एवरेज था, फिर इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2। अब इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका इसकी वैल्यू यहाँ ले जाएंगे और इसकी यहाँ पे और इसकी यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी। ठीक है, मतलब एलसीएम ले लेंगे हम। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब मैं आपको उसके ऊपर क्वेश्चन थोड़े बहुत बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। जैसे मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट गया, मैं इंदौर से मुंबई गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और मैं वापस, हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए, जैसे मैंने इंदौर से मुंबई गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और वहाँ से आया वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो हमको स्पीड तो देखना है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको क्या दिया है, कॉमन। जैसे हमको यहाँ पे दिया है कि डिस्टेंस कॉमन है, आपके पास डिस्टेंस सेम है, तो सेम डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे कि हम हार्मोनिक मीन निकालेंगे। तो 2v1 प्लस v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला याद कर देंगे। याद तो है अपने को, हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लायर प्लस करा, ये काट दिया 2 0 2 0, 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, तो आपको ये मतलब थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप फॉर्मूले थोड़े याद रखने लग जाओगे तो आपके क्वेश्चन वैसे ही सिंपल हो जाएंगे। बाकी तो आपके बेसिक मैथ्स के ऊपर है कि आप कैसे कैलकुलेशन करते हो, कितनी स्पीड से करते हो। और जो भी आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एक ही दो बुक, कि आप DC पांडे पढ़ो या तो HC वर्मा पढ़ो। और अगर जो बच्चे क्लास 11th या क्लास 12th में हैं तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप NCERT फॉलो करो, मस्ट है आपके लिए। क्योंकि अगर आप क्लास 11th में हो तो आपके पास 2 साल हैं, तो आप क्लास 11th में जो है NCERT फॉलो करो, और हो सके तो क्वेश्चन के लिए आप DC पांडे कुछ ऐसी बुक ले लो, प्रीफर कर लो आप नीट के लिए या JEE मेन या JEE एडवांस के लिए। अगर नीट वाले बच्चे JEE मेन के क्वेश्चन लगा रहे तो वो भी अच्छा है, और नीट के ही क्वेश्चन लगा रहे तो वो भी अच्छा है। मतलब नीट के लेवल के क्वेश्चन लगाओ या JEE मेन या JEE एडवांस के लेवल के क्वेश्चन लगाओ, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और वो आपको जो है बेनिफिट उसमें भी देगा, क्लास 11th के जो आपके एग्ज़ाम रहेंगे, पेपर जो आप लिखते हो उस टाइप के एग्ज़ाम में भी आपको बहुत इम्पोर्टेंस रहेगा उस चीज़ों का। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया है, वो वैसा ही क्वेश्चन है
अब मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ कि मैं इंदौर से जा रहा हूँ पुणे, और फिर पुणे से जा रहा हूँ मैं गोवा। तो पुणे, इंदौर से पुणे जाने में मैंने 5 घंटे लगाए, मतलब 5 घंटे मैंने लगाए इंदौर से पुणे जाने में। कितनी स्पीड रखी मैंने? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। फिर पुणे से फिर गोवा गया मैं 5 घंटे में, और मैंने क्या स्पीड रखी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहाँ पे क्या है कि टाइम सेम है, टाइम सेम दिया है, मतलब यहाँ पे भी मैं सेम गया था और यहाँ पे भी मैं सेम गया था। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दी है तो टाइम ही दिया है। तो हम इसमें क्या है, डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला? कि एवरेज स्पीड वाला। एवरेज स्पीड मतलब कौन सा? अर्थमेटिक मीन वाला। कि यहाँ पे 40 + 60 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 40 और 60 क्या होता है? 100 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 50 हो जाएगा इसका आंसर। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारी स्पीड रहेगी। 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारी स्पीड रहेगी एवरेज। कि हम ना तो 40 की स्पीड से चले ना 60 की स्पीड से चले, हम चले 50 की स्पीड से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया है। ये अर्थमेटिक मीन मैंने लिया है डायरेक्ट, और ये आपका सॉल्व हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन में जो है, मतलब आपको क्या देखना है कि डिस्टेंस सेम दिए है या डिस्प्ले वो टाइम सेम दिया है। टाइम सेम दिया है तो अर्थमेटिक मीन लगेगा, और डिस्टेंस सेम दिया है तो हार्मोनिक मीन लगेगा। और आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि आपको मैं जो फॉर्मूले कह रहा हूँ कि याद रखने हैं, तो आपको याद कर लेने हैं। आप 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तो आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चन, वो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और मैं एक नोट आपको लिखा देता हूँ, ये भी आपको याद रखना है कि अर्थमेटिक मीन जो भी रहेगा वो हमेशा ज़्यादा रहेगा और इक्वल्स टू रहेगा किसके? हार्मोनिक मीन के। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अर्थमेटिक मीन जो है, अर्थमेटिक मीन तो फिर भी बहुत कम यूज़ होता है फिज़िक्स में, लेकिन हार्मोनिक मीन जो है वो आपको कहाँ पे यूज़ होगा? स्प्रिंग के अंदर होगा, SHM आएगा उसमें होगा, SHM चैप्टर आता है, और फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में होगा, और आपको लाइट मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी आपको इसका काम पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हार्मोनिक मीन आपको याद रखना है, कैसे करते हैं वो भी आपको याद रखना है। इस चैप्टर में भी कैसे करते हैं, और इसके आने वाले अगले और चैप्टरों में कैसे करते हैं, हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, वो आपको याद रखना है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप हर उन बच्चों को शेयर करना जिनके पास इतने पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, और जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो या तो बहुत वीक बच्चा है, उनको भी आप ये वीडियो शेयर करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके मार्क्स ज़रूर इम्प्रूव होंगे इस वीडियो को देखकर आपके। और आपको कुछ अगर डाउट हो या कुछ टॉपिक समझना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे नीट पॉइंट मेरी आईडी है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। आप उसमें आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहो तो इस वीडियो या कमेंट सेक्शन में, आप कोई सी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका डाउट या जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हो। मैं उसका सॉल्व करके आपको आंसर दूंगा। आपको वहीं आंसर मिल जाएगा ही, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका पूरा आंसर बता दूंगा। आपको जो टॉपिक समझना होगा मैं वो टॉपिक भी आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आपके लिए 1 शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा क्लास 12 और जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए, और जो फुल सिलेबस करना चाहते हैं मैं उनके लिए भी आपको कहना चाहता हूँ कि आप यही सब वीडियो देख लीजिए, आपका थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा। और आप फिर जब मैं फुल सिलेबस कराऊंगा तो आप उसमें भी आपको जो है मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि मैं अभी इसका थोड़ा फुल सिलेबस ही कराऊंगा 11th का थोड़ा, मतलब कि रोटेशन तक हम यही करेंगे सब कुछ। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और आप सभी मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक का बटन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।